तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा भी दी, जैसे विद्युत धारा क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, अनुगमन वेग धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, बोलो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिकाल क्या होता है, बोलो। क्यों? गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता का ताप पर क्या प्रभाव होता है, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम की क्या सीमाएं होती है, बोलो। प्रतिरोध क्या होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। और तुल्य प्रतिरोध हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ये शब्द जो है, जो हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात? तुल्य का मतलब यहाँ पे एक्विवेलेंट होता है। एक्विवेलेंट मतलब हम किसी से तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से हम किसी की बराबरी कर रहे हैं। तुल्य का मतलब बराबर नहीं होता, बल्कि तुलनात्मक रूप से बराबर होता है। समझ में आई बात? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब कहीं पर बहुत सारे प्रतिरोध किसी परिपथ में लगे होते हैं, हालांकि हमको पता है, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध का साइन ऐसा बनता है। सबको पता है कि नहीं, बताओ? सबको पता है ऐसा प्रतिरोध का साइन होता है। ठीक है, कहीं पर अगर ऐसा परिपथ में लगा हो तो समझ लो ये प्रतिरोध है, चालकतार प्रतिरोध है। और अगर कहीं पर ऐसा साइन बना हो तो ये क्या है? संधारित्र है, संधारित्र कैपेसिटर है। बोलो, ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर। अभी इस बात को लिखवाएंगे थोड़े हम कि ये प्रतिरोध है, कक्षा 10 में पढ़ाया गया। तो किसी परिपथ में अगर बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं और उन प्रतिरोधों को हटा करके कोई एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, जिसकी वजह से आज किसी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध लगे, चलो मान लो 3 प्रतिरोध लगे हैं, चलो 2 लगे हैं, ठीक, 2 प्रतिरोध लगे हुए, इन दोनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाए, इसकी जगह पर केवल एक प्रतिरोध लगा दिया जाए। समझ गए? और जिस उस प्रतिरोध लगाने की वजह से उस परिपथ में न धारा के मान में कोई परिवर्तन हो, न विभव के मान में कोई परिवर्तन हो, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वो जो एक प्रतिरोध लगाए हो, उस एक प्रतिरोध को, उन दोनों प्रतिरोधों का क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। हम कहेंगे कि ये एक प्रतिरोध जो है तुलनात्मक रूप से उसके उन दोनों प्रतिरोधों के बराबर है। बात समझ में आई? बोलो, समझ में आया नहीं आया? तो चलो लिखते हैं, लिखे। देखो, किसी यदि किसी विद्युत परिपथ में, देखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कई प्रतिरोध लगे, कई प्रतिरोध, कई प्रतिरोध हो, कई के स्थान पर हटाकर उनके स्थान पर, उनके स्थान पर केवल एक है, उनके स्थान पर कितने प्रतिरोध लगेंगे? केवल एक प्रतिरोध। अब केवल एक प्रतिरोध ऐसा हमको लगाना है कि उसमें धारा के मान में और उसके विभवांतर के मान में कोई चेंज ना हो, ऐसा प्रतिरोध लगाओ। लगा दिया जाए केवल एक ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए, लगा दिया जाए धारा जिससे परिपथ की धारा
विभवांतर तथा विभवांतर में कोई परिवर्तन न हो। हम परिपथ की धारा लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? परिपथ की धारा। उस पूरे परिपथ की धारा की बात हो रही, और विभवांतर में कोई परिवर्तन न हो। तो वो जो सिंगल वाला प्रतिरोध हो, क्या कहेंगे? ऐसे प्रतिरोध को वही सिंगल वाला जो बाद में लगा है, उन सभी प्रतिरोधों का इन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, जोड़ा जाए। तो परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ाने या घटाने के लिए कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। कोई परिपथ है, उसमें हमको प्रतिरोध जोड़ना है, समझ गए? प्रतिरोध क्यों जोड़ना है? परिपथ में प्रतिरोध क्यों जोड़ना है? धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए। समझ में आई बात? बोलो। ऐसे बहुत सारे ऐसे परिपथ बनाए जाते हैं जिसमें धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है, तो उसमें प्रतिरोध की जरूरत होती है, रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। हर एक उपकरण में कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होता है, चाहे वो मोबाइल का चार्जर हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो एलईडी हो, कोई भी विद्युत उपकरण हो, उसमें कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर लगा होगा, ताकि करंट जितना हम चाहे उतना करंट हम किसी उसको दे सके। समझ गए? तो धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध जोड़ने होते, धारा के मान को घटाने या बढ़ाने के लिए। समझ गए? तो परिपथ में हम मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को जोड़ने का दो तरीका होता है, समझ गए? उसको हम कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को जोड़ना मतलब प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? और दो तरीके से तोड़ा जाता है प्रतिरोधों का संयोग। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से। ठीक, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? बोलो। प्रतिरोधों का संयोजन। एक काम करो, इधर बढ़ा के हेडिंग थोड़ा यहां से बना दें। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो हम ऐसे लिखेंगे, परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए घटाने कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना पड़ता है ना? आपस में जोड़ना पड़ता है। परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना पड़ता है। प्रतिरोधों को मुख्य रूप से परिपथ में
परिपथ धारा के मान को नहीं, प्रतिरोध के मान, परिपथ में प्रतिरोध के मान को घटाने बढ़ाने के, ठीक है। कभी कभी एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना पड़ता है। प्रतिरोधों को मुख्य रूप से परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। अब ये दोनों हम नाम यहाँ नीचे लिख देते हैं, श्रेणी समानता, फिर एक एक करके समझाते हैं। नंबर 1 लिख लो, श्रेणी क्रम संयोजक। श्रेणी क्रम संयोजक, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजक, इसको हम क्या कहते हैं बताओ? इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये हम संधारित्र जब पढ़ाए थे ना, वहां भी कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर्स, वहां पे कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर पढ़ाया, यहाँ हम कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक। दोनों में अंतर है। श्रेणी क्रम संयोजक और नंबर 2 लिख लो, समांतर क्रम संयोजक। समांतर क्रम संयोजन, इसको लिख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों चीजें लिखो, फिर हम एक एक करके समझाएंगे पूरा हटा के। हेडिंग बनाओ, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, बनाओ हेडिंग। कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज रेजिस्टेंस। बनाओ हेडिंग, बनाओ। इसमें क्या करना होता है कि हम जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, सबको हम कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ता है? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ता है। समझ में आई बात? ऐसे जोड़ता है, देखो ऐसे जोड़ता है। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ये चौथा प्रतिरोध हो गया, ये सब श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते चले जाते। तो इसमें ये पहला प्रतिरोध है, तो इसका ये पहला सिरा है कि नहीं, बताओ जल्दी। अच्छा, दूसरा सिरा इसका इधर है कि नहीं है? इसका पहला सिरा ये है कि नहीं है? दूसरा सिरा ये हो गया, इसका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ता है। बस 3 तक बोलो, फिर तो इसी क्रम में आगे सभी प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाते हैं, और यह संयोजन श्रेणी का संयोजन कहलाता है। आसान है कि नहीं, बताओ? ऐसा देखो, देखो इस संयोजन में पहले प्रतिरोध बातचीत न करो, इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध
दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा आगे सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। आगे सभी प्रतिरोधों को जोड़ते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? जब पहला प्रतिरोध होता है, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और जो आखिरी वाला प्रतिरोध था तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरों को अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ देते हैं। बैटरी के टर्मिनल, दो ही टर्मिनल होते हैं बैटरी के, बोलो, और दोनों को उनके टर्मिनल से जोड़ देते हैं। बस जोड़ देते हैं। ये समझी हुई बातें हैं और देख करके तुमको ये नहीं सोचना कि इसको रटना है, समझ के लिखना है। ठीक, ऐसे लिखना है। अब इसमें चित्र बना दो, डायग्राम बनेगा, पर 3 प्रतिरोध कम से कम बनाओ, है ना। एक हमने ये बना दिया, इसका मान है R1, इस प्रतिरोध का मान है R1। दूसरा प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये है दूसरा, इसका मान है R2 और इसका मान है R3। 3 प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, B, C, D, और इसका संबंध हम कर देंगे बैटरी से। एक यहाँ पे कुंजी भी लगा सकते हो, कुंजी माने स्विच, ठीक, स्विच को हम कुंजी कहते हैं। और यहाँ पर एक ये बैटरी लगती है, ये बैटरी, बैटरी का जो वोल्टेज है विभवांतर बैटरी का, ये है V, टर्मिनल विभवांतर, और ये कुंजी है, ये K। प्लग नहीं, स्विच। हम स्विच ऑन करते थे तो लाइट जलती है, ऑफ कर देते बंद हो जाते हैं। लेकिन कुंजी को जब हम बंद करते हैं तो धारा बहने लगती है, और कुंजी को खोल देते हैं तो धारा बंद हो जाती है। समझ में आई बात? स्विच टर्मिनल है, ये टर्मिनल, धारा किधर से किधर बहेगी बताओ ज्योति? प्लस से माइनस की तरफ ऐसे बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे, है ना। उल्टी दिशा में धारा बहती है इधर से, ये धारा की दिशा होगी, ये होगी धारा की दिशा, इसमें भी धारा की दिशा ऐसे ये रहेगी धारा। तो मान लो यहाँ बैटरी से निकलने वाली धारा जो है वो आई है, कितनी धारा, और आई धारा जब निकलेगी तो यहाँ से आई, ये भी तो आई धारा ही रहेगी, और इसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा बताओ? आई ही तो रहेगा, लेकिन धारा का मान तो आई रहेगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज यानी कि विभवांतर चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों के A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा बताओ? B1, तो यहाँ हम विभवांतर B1 कर देंगे, क्योंकि प्रतिरोध बीच में आ गया ना, तो इसका विभवांतर चेंज हो जाएगा, इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर। इसमें बताओ धारा कितनी बहेगी? इसमें भी तो आई ही धारा बहेगी ना, बोलो। इसके सिरों पर विभवांतर दूसरा हो जाएगा, V2, और यहाँ पे विभव कितना होगा? V3 हो जाएगा। मतलब विभव जो होगा वो स्प्लिट कर जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट कर जाएगा, विभव अलग अलग, धारा वही सेम रहेगी, सब में धारा आई बहती हुई और फिर यहाँ से जाएगी। इतनी बातें समझ में आई? बोलो। तो अब हम एक बात बताओ हमको,
कि इन तीनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, हम चाहते हैं इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दे, एक प्रतिरोध लगा दे। एक प्रतिरोध, वो प्रतिरोध कितने ओम का लाएं और यहाँ लगाएं, वो कैसे निकलेगा, और उसको निकालने का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, तो वो फार्मूला चलो बना लिया जाए, है कि नहीं। यानी कि हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तीनों का। तो तुल्य प्रतिरोध अगर हम मान ले कि तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या मान ले, कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिखते हैं माना तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है ना, तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, ये हमने मान लिया तीनों का। ठीक, तो बताओ जरा इसमें बहने वाली धारा, इसमें लगने वाला विभवांतर कितना है, V, क्योंकि V बराबर क्या होता है बताओ, V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर, ओम के नियम से फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो इसलिए अगर ओम का नियम लगाएं, सिर्फ R1 प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएं, तो बताओ कितना मान होगा, तो V1 बराबर कितना होगा, V1 बराबर आई R1 होगा कि नहीं होगा बताओ, सिर्फ इसमें। अच्छा इसमें ओम का नियम लगाओ, इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं, बोलो बोलो। हम यहाँ पर लिख देते हैं R1 में, R1 प्रतिरोध में, R1 प्रतिरोध में V1 बराबर आई R1, R2 प्रतिरोध में बताओ, R2 प्रतिरोध में V2 बराबर कितना होगा, आई R2 होगा, इसको कर दो क्वेश्चन सेकेंड। इसी तरीके से R3 प्रतिरोध में P3 बराबर कितना होगा, बोलो, आई R3, तो कर दो क्वेश्चन थर्ड। देखो सब में धारा आई आई बह रही, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है, तो R1 R2 R3 हो गया। विभव भी अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग है, तो हमने V1 V2 R। आप देखो जरा, आप देखो टोटल विभवांतर यहाँ से P ही तो स्प्लिट हुआ है, तो टोटल विभवांतर कितना होगा, V बराबर बैटरी का जो विभव है वो V1 V2 V3 में बटाता है, V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब V1 V2 V3 के मान यहाँ से उठा के उसमें रख सकते हैं, बोलो रख सकते हैं कि नहीं, तो V बराबर होगा V1 की जगह क्या होगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 हो जाएगा। बोलो अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, बोलो आई कॉमन मिल रहा है, तो क्या बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो अब आई जो है ना ये गुणे में लिखा है, नीचे आएगा तो V बटा आई हो जाएगा, बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। अब V बटा आई किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये जो R हमने माना था ये क्या था, तुल्य प्रतिरोध ही तो था। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों के प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल ऐसे जोड़ देंगे, जितना मान आएगा उतने ओम के बराबर हमको एक नया प्रतिरोध लेकर के यहाँ लगा देंगे, और इसमें विभवांतर में से धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आई बात समझ, लिख लो गया यहाँ पे, अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। ये बात यहाँ लिख लेना। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे आज, श्रेणी क्रम हो गया था, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन बना लो बेटे। देखो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो प्रतिरोध होते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर जुड़े होते हैं, और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, दोनों बिंदु बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। इससे समझ लो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को कि जब पहले सिरों को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं, सबके पहले सिरे, ठीक, मतलब मेरे 2 ही बिंदु इसमें होते हैं,
उन्हीं दो बिंदुओं से ही सभी प्रतिरोध जुड़े होते हैं और उन दोनों बिंदुओं का संबंध सीधे बैटरी से होता है। तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। बोलो, समझ में आया? सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होते हैं, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं और दोनों बिंदु बैटरी से जुड़े होते हैं। कुछ इस तरीके से अगर बताते, पहले लिख लो। ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे तथा दूसरे सिरे प्रत्येक बिंदु के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से किसी दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं ठीक। और ये दोनों जो बिंदु होते हैं, ये दोनों बिंदु बैटरी के टर्मिनलों दोनों टर्मिनलों धन और ऋण दोनों से जुड़े होते हैं, टर्मिनलों से जुड़े होते हैं ठीक। बोलो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है ठीक। अब देखो, जैसे ये एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इसका मान है R1। एक दूसरा प्रतिरोध मैंने बना दिया ठीक है जस्ट नीचे, इसका मान है R2। एक और बना दिया है, इसका मान है R3। ये तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3। तीन रेजिस्टेंस है, तीन रजिस्टर है यहाँ पे ठीक। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, इनके पहले सिरे प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे, देखो पहले सिरे यही तो है ना, इन सबके पहले सिरे एक बिंदु पर जोड़ दो। देखो एक बिंदु पर जुड़ गए, देखो है ना एक बिंदु पर, तथा इनके दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ दो। ऐसे यही तो ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से। बोलो, सबके पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे एक बिंदु पर जोड़ दिया और इन दोनों बिंदुओं को हम नाम दे देते ए बी और इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं बैटरी के टर्मिनलों से। देखो टर्मिनल लिखा हुआ है, बैटरी के टर्मिनल मतलब ये बैटरी के टर्मिनल होते हैं, ये वाले, ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया। ऐसे चाहो तो बीच में एक स्विच लगा सकते हो यहाँ पे, इसको हम कुंजी कहते हैं ठीक। ये V वोल्ट की बैटरी है और ये बिंदु दो, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? बोलो, यहाँ से धारा बह रही है, यहाँ से इधर की तरफ धारा ये, तो इसके अंदर से मान लो आई एम्पेयर धारा निकली, यहाँ पे तक तो आई रहेगी, लेकिन जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगी तो इसको तीन रास्ते मिल जाएंगे। धारा का प्रवाह का मतलब यही होता है आवेशों का प्रवाह, ये तो होता है। तो जब जैसे मान लिया आवेश किधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, इस तरफ प्रवाहित हो रहा है, ऐसे धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही, तो मान लो यहाँ पर आवेश जब पहुंचेगा तो इनको तीन रास्ते मिलेंगे। बोलो, और जब तीन रास्ते मिलेंगे तो आवेश थोड़ा थोड़ा बट नहीं जाएगा क्या? आवेश बराबर बराबर जा सकता है? नहीं जा सकता।
जैसे चार व्यक्ति कहीं पे जा रहे हैं, चार व्यक्ति, अब चौराहे पे पहुंचे, और चौराहे से सबको सबके सब चार रास्ते मिलेंगे, चौराहे पे मिलेंगे, कहीं से चार व्यक्ति चौराहे पे आ गए, अब उनको चारों रास्तों पे चलना है। समझ में आई बात? तो चारों रास्तों पे चलने के लिए चारों को, जब चारों रास्तों पे चलना होगा तो उनको बंटना पड़ेगा, है ना, स्प्लिट होना पड़ेगा। क्यों? या मान लिया इधर से 10 लोग आए, 10 लोग इधर से बहराइच रोड से, और जब चौराहा पे पहुंचेंगे तो उनको 3 रास्ते नजर आएंगे सीधा, एक महमूदाबाद रोड, एक तंबोर रोड। तो अगर हम ये तुमसे कहें, उनसे कहें कि सबको सभी रास्तों पे चलना पड़ेगा, तीनों पे चलना पड़ेगा, कोई रास्ता छोड़ना नहीं है, ठीक, तब तो उनको स्प्लिट होना पड़ेगा, बंटना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि अगर 10 लोग आए हैं तो प्रत्येक रास्ते पे 10 ही लोग चल जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इस तीनों रास्तों पे 10 ही लोग चले जाए, मतलब 10 लोग बिसवा भी जाए और 10 लोग महमूदाबाद भी जाए और 10 लोग तंबौर भी जाए, तो हो सकता है? नहीं, 10 लोग हैं और सबको जाना है, रास्ते सभी रास्तों का इस्तेमाल करना है, तो फिर उनको बंटना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही समझ लो कि आवेश यहाँ से आ रहा था, यहाँ तक का आवेश पहुंचा, मान लिया 10 गुलाम आवेश यहाँ पे आ गया। अब जब 10 गुलाम आवेश आगे बढ़ेंगे तो 3 रास्ते नजर आएंगे कि नहीं? तो बताओ आवेश बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आवेश बढ़ जाएगा, लेकिन आवेश उतना नहीं रह जाएगा। और जब आवेश में कमी होगी, आवेश में कमी होगी, तो बताओ क्या धारा उतनी रहेगी? आवेश चेंज होगा तो धारा नहीं चेंज होगी, धारा का मान चेंज हो जाएगा तीनों रास्तों। आवेश चेंज बढ़ने से, आवेश का स्प्लिट होने से धारा भी तो बदल गई, धारा भी स्प्लिट हो गई। बोलो, इसमें धारा बहेगी I1, बात समझ में आई? इसमें धारा बहेगी I2 और इसमें बहेगी I3। तीनों में अलग अलग धाराएं बहेंगी, क्योंकि तीनों में अलग अलग रास्ते हैं, आवेश का वितरण अलग अलग हो जाएगा तीनों में, तीनों प्रतिरोधों में आवेश का वितरण अलग अलग होगा, तो धारा का मान भी तीनों में अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, वो अलग बात है कि अगर कहीं पर 2 प्रतिरोध बराबर हो जाए तो उसमें धारा बराबर बराबर जाएगी, लेकिन फिर भी बट के तो जाएगी, जाएगी मतलब बराबर बट के तो जाएगी ना, आ ही जाएगी। तो ऐसा नहीं कि तीनों में आई चली जाए, तीनों में आई नहीं जा सकते। समझ में आई बात? और फिर ये I1 I2 I3 यहाँ से जब धारा आएगी इधर वापस से, फिर इस बिंदु पर मिलेगी तो यहाँ पे फिर आई हो जाएगी, यहाँ पे धारा फिर आई हो जाएगी, क्योंकि सभी आवेश फिर यहाँ पे मिल जाएंगे, है कि नहीं बताओ? फिर यहाँ पे धारा, फिर वही 10 लोग कहीं आगे किसी चौराहे पे मिलेंगे तो फिर 10 हो जाएंगे, है ना? बोलो, फिर आगे कहीं चौराहा मिला, फिर आपस में सब मिले तो फिर 10 हो गए। इसी तरीके से आवेश जब किसी पॉइंट पर मिलेंगे तो फिर वही आवेश हो जाएगा जो यहाँ से चला था, तो धारा भी उतनी हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो धारा का मान अलग अलग होता है, और इनके सिरों पर जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इनके बिंदुओं के बीच विभवांतर सभी के लिए सेम रहेगा, विभवांतर सबके लिए सेम रहेगा, यानी कि V का मान जो होगा, V का मान यहाँ से यहाँ तक V का मान जो होगा वो सेम रहेगा, V ही रहेगा, क्योंकि देखो बैटरी के टर्मिनल के बीच ना V है, तो इनके सिरों के बीच भी विभवांतर V रहेगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, है कि नहीं? जैसे इस वाले टर्मिनल का विभवांतर +6 है, इसका -6 है, तो इसका भी तो +6 रहेगा, तो बीच में कोई प्रतिरोध है वाला नहीं ना, संधारित्र है, तो इसके वोल्टेज को घटा बढ़ा सके, इसका -6 तो इसका भी -6 रहेगा, तो इनके बीच का विभवांतर उतना ही है जितना बैटरी का है। तो बैटरी का अगर V है तो इनके सिरों का बीच कितना होगा? V ही जो रहेगा। बोलो, तो अब हम लगाएंगे ओम के नियम, हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक? तो हम क्या लिखेंगे? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है बताओ? V बराबर IR, क्या होता है? V बराबर R बराबर I होता है, तो V बराबर IR फार्मूला नहीं बना, बताओ? V बराबर IR बना। अब विभवांतर तो सबका सेम है ना, तो अब धारा अलग अलग है, तो बताओ इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? यहाँ से I बराबर बन जाएगा, I बराबर कितना होगा? I बराबर हो जाएगा V/R। बोलो बोलो, ऐसा तो बनेगा फार्मूला, इस ओम के, ये ओम के नियम से फार्मूला बना है। तो बताओ R1 वाले प्रतिरोध में, R1 प्रतिरोध में धारा कितनी रहेगी? जब धारा अलग अलग ही है ना, तो अलग अलग निकाल लें। R1 प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा? बोलो, R1 प्रतिरोध में धारा I1 बराबर V/R1, क्योंकि विभव तो सेम है ना, इसके लिए तीनों के लिए विभव भी है ना, तीनों के लिए विभव भी है।
इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में धारा I2 बराबर कितनी होगी बताओ? V अपान R2। ठीक, बोलो समझ में आई बात? इसी प्रकार से R3 प्रतिरोध में धारा कितनी निकलेगी? I3 बराबर V अपान R3। चाहो तो इसको इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 7 और इसको इक्वेशन 3 कर सकते हो। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ये बात लिख लो, इधर चलो लिख देते हैं। ठीक, परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I1, I2 तथा I3 है। विभवांतर से में विभवांतर भी, ये कहीं मैंने लिख दिया साइड पे, इसको कहीं साइड में लिख दिया। ठीक, बोलो। अब देखो, अब कुल धारा जब यहाँ पे मतलब यहाँ पे साइड हो रही धारा मिल रही है, तो टोटल कितनी हो रही है? आई स्प्लिट आई ही तो हुई है। तो हमको पता है क्योंकि परिपथ की जो कुल धारा है वो आई बराबर कितनी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के तो बराबर है। कुल धारा आई है जो बट गई है तीनों में, I1 I2 I3 के रूप में। ठीक, अब क्या करेंगे? आप समीकरण 1 2 3 के मान उसमें रख देंगे, है ना? जब वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 और 3 से, तो लिख दो समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, मान रखो तो I बराबर बनेगा, I1 का मान कितना होगा? V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ज्योति समझ में आ रहा है? यहाँ से वैल्यू उठा दो। अब I बराबर V कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर 1 अपान R1 बचेगा, 1 अपान R2 और 1 अपान R3 बचेगा। अब ये V कॉमन है ना, गोले में इधर आएगा तो बटे भी, तो I अपान V बराबर हो जाएगा 1 अपान R1, 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। अब I बटा V किसके बराबर होता है? 1 अपान R के बराबर होता है। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक, देखो R बराबर क्या होता है? R बराबर V अपान I होता है, तो I अपान V 1 बटा R के बराबर नहीं होगा? ये पलटेगा तो ये तो पलटेगा, तो वही तो लिखा हुआ था। ठीक, तो ये बन गया फॉर्मूला, ये तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है। इसका मतलब श्रेणी समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और उनका हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का व्युत्क्रम का योग का जो मान आएगा वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ये तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ये पहले वाले प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ये दूसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये तीसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये बात यहाँ लिख लोगे, नीचे क्या लिखोगे? अतः प्रत्येक के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का योगफल तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है जब प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में, तब लिख लो। चलो एक नोट बनाते हैं। बताओ, श्रेणी क्रम संयोजन में देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में नुकसान जानते हो क्या है? देखो बताते हैं। ये है श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसे तो होता है? बताओ ज्योति, ऐसे होता है श्रेणी क्रम संयोजन? हाँ, ये बैटरी लगी हुई है, तो ये धारा तब तक बहेगी
जब तक तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, मान लो किसी में से एक प्रतिरोध टूट गया या खराब हो गया, ठीक, ये प्रतिरोध खराब हो गया, जब ये प्रतिरोध खराब हो गया तो यहाँ से सर्किट कम टूट जाएगा, यहाँ से तो सर्किट जब अनकम्प्लीट रहेगा ना तो पूरे परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगा। समझ में आई बात? जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध क्या है? दुनिया में जितने उपकरण होते हैं विद्युत उपकरण, उसका तो भी कुछ खुद का प्रतिरोध होता है। हालांकि प्रतिरोध अलग से भी मिलते हैं, रजिस्टर ऐसे होते हैं इस तरीके के होते हैं, इसमें लाइनें बनी होती है, सर देखा होगा। इनको भी तो प्रतिरोध कहते हैं, अलग अलग ओम के होते हैं, अलग अलग मान होता है। तो मान लो यहाँ पर बल्ब लगा दिया मैंने, प्रतिरोध की जगह पे क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बल्ब होता है, एक बल्ब यहाँ लगा दिया और एक बल्ब यहाँ लगा दिया, ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दूसरा बल्ब है, तो ये तीसरा बल्ब है, ठीक। तो क्या नुकसान है कि अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो ये दोनों अगर सही भी होंगे तब भी नहीं जलेंगे, क्योंकि बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो परिपथ टूट जाएगा, और जब परिपथ टूट जाएगा तो पूरे में धारा बहना बंद हो जाएगी। तो पहला नुकसान श्रेणी क्रम का ये। अच्छा, इसका फायदा क्या है? श्रेणी क्रम का फायदा क्या है? नुकसान तो मैंने बता दिया कि अगर कोई एक सर्किट खराब हो जाता है तो पूरे में धारा बहना बंद हो जाती है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अंतर पर समान धारा प्रवाहित कर सकते हैं उपकरण में, सिर्फ अलग अलग विभवांतर पर सेम धारा बह सकते हैं। समझ में आई बात? मतलब धारा हमको सेम अगर रखनी है, विभवांतर सबका अलग अलग है, तो हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक। तो इसका एक फायदा ये हो जाएगा। अच्छा, अब जरा आ जाओ, समांतर क्रम के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, बताओ। ये समांतर क्रम में ऐसे बनाया था मैंने। समांतर क्रम में फायदा ये है कि हम जितने भी उपकरण होते हैं अगर उनको समांतर क्रम में चला रहे हैं तो सारे के सारे उपकरण एक ही वोल्टेज पे काम करेंगे, क्योंकि इनके सबके लिए विभवांतर तो सेम रहेगा ना, तो सब एक ही वोल्टेज पे काम करेंगे, क्योंकि हर एक उपकरण अपना खुद का वोल्टेज होता है, मतलब वोल्टेज होता है कितने वोल्टेज पे चलेगा, उससे कम वोल्टेज पे चला वो खराब हो जाएगा, वोल्टेज ज्यादा होगा तब भी खराब हो जाएगा। जैसे हमारे गाँव में बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, पंखा है, टीवी है, बोलो, एसी है और प्रेस है, हीटर है, तो ये सब एक फिक्स वोल्टेज पे चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते? अगर इनको वोल्टेज कम दिया जाए, मोटर है, वोल्टेज अगर कम हो जाएगा ना तो इनमें धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, धारा का मान ज्यादा होने से ये खराब हो जाएगा। समझ में आई बात? तो तीनों एक ही वोल्टेज पर चल सकते हैं, तीनों में विभवांतर सेम रहेगा और धारा अलग अलग रहेगी। तो फायदा इसमें यह है कि अगर मान लिया कोई एक प्रतिरोध खराब हो जाता है तब भी दोनों में धारा बहती रहेगी, कोई भी प्रतिरोध किसी दूसरे में बहने वाली धारा पर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें धारा बहे तो हम अपने अंदर बहाएं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर धारा बह जा रहा है, हमारे अंदर धारा बहेगी। इसीलिए हमारे घरों में जब कोई चीज खराब हो जाती है या कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है या कोई पंखा, तो अन्य घरों में लाइट चलती रहती है। ऐसा नहीं कि किसी एक कमरे में लाइट खराब हो गई तो पूरे घर की लाइट चली गई, ऐसा होता कभी नहीं। तो हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो वायरिंग किस क्रम में की जाती है? समांतर क्रम में की जाती है। किस क्रम में? इसीलिए सब बल्ब के लिए भी, एसी के लिए भी, कूलर के लिए भी, फ्रिज के लिए वोल्टेज समान होता है नहीं होता? और सब में बहने वाली धारा अलग अलग होती है। वोल्टेज समान रहेगा, धारा सब में अलग अलग नहीं जाएगी, सब में धारा अलग अलग होती है। और जैसे जैसे हम स्विच ऑन करते जाते हैं, पंखे की संख्या बढ़ाते जाते हैं, मतलब पूरे परिपथ को उपकरण को खोलते चले जाते हैं, तो धारा की डिमांड ज्यादा होती है, तो धारा का मान विद्युत मेंस से ज्यादा होने लगती है, करंट का मान बढ़ने लगता है। आ रही बात समझ में? बोलो। तो हम क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में यदि कोई प्रतिरोध यदि कोई प्रतिरोध खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है। कोई एक प्रतिरोध खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है, बोलो। जब परिपथ टूट जाता है तो
तो क्या होता है, तो पूरे परिपथ में, या पूरे परिपथ का मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में, पूरे परिपथ यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध धारा प्रवाह या धारा का प्रवाह रुक जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है, यानी धारा बहना बंद हो जाती है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो ये बात ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। दिवाली में जो लड़ियां होती है ना, वो वाली लड़ियां, वो बाहर लटकाने वाली झालर जिसको कहते हैं, उसमें जो बल्ब लगे होते हैं, तो उन वो जो सारे बल्ब होते हैं ना, वो सब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में। उसमें अगर कोई एक तार टूट जाता है ना, या एक बल्ब खराब हो जाता है, तो पूरी लाइट बंद हो जाती है जलना, है ना। फिर जो लाइट खराब हो जाती है उसको हटा करके फिर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो फिर जलने लगता है कि नहीं, बताओ। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। बस ये दो बातें लिख लो, फिर आगे बढ़ो। एक एग्जाम्पल लगाओ, कि ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए, है ना। ऐसे देखो ए व 5 ओम के प्रतिरोध दिए, अब हमको पहचानना है कि श्रेणी और समांतर में कौन से लगे हुए। ध्यान से देखो सब लोग, बताओ कौन कौन से श्रेणी समांतर लगे हुए होगा। इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का वोल्टेज अलग होगा, क्योंकि देखो ये इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है। इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं इस तरीके से, ऐसे तो जुड़ते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे जुड़ा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे जुड़ा हुआ है या नहीं, बताओ। तो 5 ओम के जो प्रतिरोध है किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। हम कहेंगे सीई और डीई वाले जो प्रतिरोध है, सीई व डीई के बीच लगे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, बताओ। डैश बराबर कितना होगा, 5 ओम और प्लस 5 ओम। ऐसा तो लगता है आर बराबर R1 प्लस R2 से, ये फार्मूला लगाया है मैंने, आर बराबर R1 प्लस R2, इस फार्मूले से लगाया है। तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम आएगा, बोलो क्यों फिरोज। इनका टोटल कितना आ गया, 10। अब वो 10 और ये 5 देखो सामने सामने है, क्यों, क्योंकि इसका पहला सिरा और वो 10 वाले का पहला सिरा एक है, इसका दूसरा सिरा और वो 10 वाले का दूसरा सिरा भी एक है, तो ये तो समांतर में होता है ना। तो आर डैश तथा सी डी के बीच प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो बताओ कितना आएगा तुल्य प्रतिरोध का, आर डैश का और 5 का कितना आएगा। इसका आएगा 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश और प्लस 1 ये 5 वाला लिख दो। यहाँ पे फार्मूला लगा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला लगा है, समांतर वाला लगा है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R डैश का मान ये देखो लिखा हुआ है 10, यहाँ 10 लिख दो, प्लस 1/5। इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम होगा 10, यहाँ होगा 1 प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे ना ऊपर से, तो 2 हो जाएगा। तो 1/R डबल डैश बराबर हो गया 3/10, तो 3/10। तो R डबल डैश बराबर कितना हो गया, 10/3 ओम। बस इतना लिखा ना, तो भाग नहीं करना,
अब ये आर डबल डैश जो आया है वो यहाँ के लिए तो आया है टोटल, ये त्रिभुज जो बना था ये टोटल निकल गया, त्रिभुज का जितना भी तुल्य प्रतिरोध निकल गया। वो प्रतिरोध, ये दो प्रतिरोध किस क्रम में लगे बताओ फिरोज। ये त्रिभुज का पूरा प्रतिरोध आया है आर डबल डैश, अब ये आर डबल डैश और ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में लगे, श्रेणी क्रम में लगे। देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा हुआ है कि नहीं। इस पूरे का अगर हम निकालें तो तीनों किस क्रम में आएंगे, श्रेणी में आएंगे। तो हम लिखेंगे ये कौन सा लिख दो, ये AC है ना, AC, या ऐसे लिख दो 5 ओम, 5 ओम और फिर बीच में आ रहा आर डबल डैश और तथा फिर साइड में कौन आ रहा है, ये वाला 5, फिर 5 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, कैपिटल आर सीधे लिख दो, कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2, ये तो तफा और प्लस R3, तो R बराबर हो जाएगा R1 का मान 5 लिख दो, R2 का मान R डबल डैश रख दो, है ना। चलो यहाँ R डबल डैश कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 10/3 और R3 का मान 5 है तो 5 कर दो। ये R जो है तुल्य प्रतिरोध आया है। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, टोटल एलसीएम कितना होगा, इसके नीचे 1 मानोगे तो 3 होगा ना टोटल, तो 5 तियां यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 10 रहेगा और यहाँ 5 तियां 15 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो गया 15 15 30 10 40, 40/3 हो। तुल्य प्रतिरोध कितना आया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो पूछ सकते हो।